नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप से 47 लोगों की मौत और कई इमारतें गिरी। भारतीय राजदूत दिनेश त्रिवेदी ने ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की। कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा। चीन के पूर्वी तट पर तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश और बाढ़ आई, लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के तेल केंद्र तातारस्तान क्षेत्र में 13 लोग मारे गए और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे। अब समाचार विस्तार से। कोलंबिया में आज 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से 47 लोगों की मौत हो गई और पश्चिमी हिस्से के शहरों में कई इमारतें ढह गईं। मलबे में लोगों के फंसे होने की खबर है और कई लोग घायल हैं। भूकंप के झटके राजधानी बोगोटा तक महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र चोको क्षेत्र के सैन जोसे डेल पाल्मार में था। झटके पड़ोसी देश इक्वाडोर में भी महसूस किए गए। इंडोनेशिया के जंगलों में लगी आग पर नियंत्रण के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। यहां शुष्क मौसम के दौरान आग फैल रही है और अब तक 1,07,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र आग की चपेट में आ चुका है। आग बुझाने के लिए सैकड़ों दमकल कर्मियों और हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। ब्रोमो टेंगर सेमेरू राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र का लगभग करीब 743 हेक्टेयर क्षेत्र जल चुका है। इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इंडोनेशिया के राजनीतिक और सुरक्षा मामलों के समन्वय मंत्री दजामारी चानियागो ने कहा कि 18 अगस्त तक कृत्रिम वर्षा अभियान चलाना संभव नहीं होगा क्योंकि वर्षा के लिए उपयुक्त बादल मौजूद नहीं हैं। नेपाल ने 2021 से 2025 के बीच आव्रजन कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में 695 चीनी नागरिकों को देश से निर्वासित किया है। आव्रजन विभाग के आंकड़ों के अनुसार ये नेपाल से निर्वासित किए गए विदेशी नागरिकों में सबसे बड़ी संख्या है। एक रिपोर्ट। इन 5 वर्षों के दौरान नेपाल ने कुल 2,267 विदेशी नागरिकों को निर्वासित किया, जिनमें चीनी नागरिकों की हिस्सेदारी 30.65% रही। इन 5 वर्षों में निर्वासित किए गए विदेशी नागरिकों में अमेरिकी नागरिकों का दूसरा स्थान रहा। अमेरिका के 191 नागरिकों को नेपाल से निर्वासित किया गया, जबकि बांग्लादेश के 145 नागरिकों को वापस भेजा गया और वह तीसरे स्थान पर रहा। ब्रिटेन के नागरिक चौथे और पाकिस्तान के नागरिक 5वें स्थान पर रहे। आव्रजन विभाग के अनुसार कानूनों के उल्लंघन करने, वीजा की शर्तों को तोड़ने या गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने पर विदेशी नागरिकों को कानून के अंतर्गत जुर्माना लगाने और वसूलने के बाद देश से निर्वासित किया जाता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं जया भारती। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ पहली मुलाकात को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि दोनों देश न केवल सीमा साझा करते हैं बल्कि सपनों को भी साझा करते हैं। श्री त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहमान और गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें की। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि चर्चा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित रही। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री त्रिवेदी ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के बीच होने वाली बैठक का इंतजार कर रहा है। इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ नारे लगाए और नागरिक संगठन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के एक ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्र में पाकिस्तानी अधिकारियों की बर्बर कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की है। जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी के अनुसार पिछले 1 महीने में POJK में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के दौरान 93 नागरिकों की मौत हुई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। चीन में तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश के बाद बाढ़ आई, लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तट से टकराने के बाद तूफान के कमजोर पड़ने के बावजूद खतरा बना हुआ है। आज सुबह तक फुजियान प्रांत में जमीन और समुद्र दोनों तरफ के संवेदनशील इलाकों से लगभग 1,68,000 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका था। कल देर शाम तक शंघाई से जोखिम वाले इलाकों से 2,15,000 से अधिक लोगों को निकाला गया। फुजियान में तेज बारिश जारी रहने का अनुमान है और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। तूफान के कारण परिवहन और पर्यटन में व्यापक व्यवधान बना हुआ है। यूक्रेन ने रूस के तातारस्तान क्षेत्र में स्थित तेल केंद्र निजनेकामस्क पर हमला किया, जिसमें 13 लोग मारे गए और 75 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन की सेना ने बताया कि उसने निजनेकामस्क में एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जो यूक्रेन की सीमा से लगभग 1,200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसकी आबादी लगभग 2,40,000 है। रूस के अधिकारियों ने ये नहीं बताया कि ड्रोन ने किसे निशाना बनाया, लेकिन शहर में 2 रिफाइनरियां और एक पेट्रोकेमिकल संयंत्र स्थित है। यूक्रेन पिछले कुछ महीनों से लगभग हर दिन लंबी दूरी के ड्रोन से रूसी तेल सुविधाओं को निशाना बना रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि जब तक अमरीका ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखेगा, तब तक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोला नहीं जाएगा। तेहरान में श्री बघाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि इस जलमार्ग को फिर से खोलना अमरीका और इसराइल की ओर से ईरान और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर की गई कार्रवाई पर निर्भर करेगा। श्री बघाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच वैकल्पिक समुद्री मार्ग को लेकर बातचीत द्विपक्षीय मामला है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा था कि फिलहाल अमरीका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हंस ग्रनबर्ग ने मोचा शहर पर हूती हमलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने चेतावनी दी कि सैन्य तनाव बढ़ने से यमन में फिर से बड़े पैमाने पर संघर्ष हो सकता है। श्री ग्रनबर्ग ने कहा कि मोचा पर हुए हमलों में 8 लोगों के मारे जाने और बंदरगाह सहित बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की खबर है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने के लिए उनके कार्यालय के साथ मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं, बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है। आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं, ऐसा नहीं है। ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष 2 टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप से 47 लोगों की मौत और कई इमारतें गिरी। भारतीय राजदूत दिनेश त्रिवेदी ने ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की। कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के तेल केंद्र तातारस्तान क्षेत्र में 13 लोग मारे गए और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।